नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के 22 दिसंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के पेपर का सॉल्यूशन। तो आप सभी का वीडियो का री एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसी सीरीज़ में मैं वीडियो के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन करा रहा हूँ और ये है आज जीएस के 50 क्वेश्चन का हल। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 50 में से 50 प्रश्नों को सही करने की रणनीति। तो ये इसलिए मैंने लिखवाया है कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको उस एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है वो पता होना चाहिए और उतना हमारी उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। तो आप वीडियो का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले जितने भी वीडियो के प्रीवियस ईयर पेपर हुए उन सबको आप एक बार सही से लगा जाइए और जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक को एक बार सही से समझिए और उस टॉपिक को सही से पढ़ करके जब जाइए। तो आज मैं इसमें आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, उसी में मैं आपको जो जिस टॉपिक से आए उसका पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा और क्या एक सही अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन आया था जिसमें इसने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो बहुत आसान प्रश्न है जिसमें अब कंप्यूटर के बारे में तो पता ही होगा, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। तो जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है वो होती है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। इसका पहला ऑप्शन है जिसमें कह रहा है डिस्क क्लीनअप। तो डिस्क क्लीनअप कोई भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। डिफ्रैगमेंटर ये भी नहीं है प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। तो आपका विजुअल बेसिक आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सही से समझिए और आगे जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इन टॉपिक्स को जिन जिन से क्वेश्चन आए उनको आप सही से तैयार कर लीजिए। देखिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की एक श्रृंखला है जिसके अनुसार इनपुट डेटा या निर्देश का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसका प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी काम करता है, इसे प्रोग्राम भी कहा जाता है। और विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले एवं उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को प्रोग्रामर कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के बीच संचार स्थापित करने को इंटरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हुआ और ये एक सही एक्सप्लेनेशन है। आप ये जो टॉपिक है उन सबको सही से पढ़िए और आगे के लिए तैयार करिए। अब उसमें पूछा है उसके आगे, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं। तो यह है आपका अटैक सरफेस, हमला सतह, अटैक सरफेस कहते हैं। और एक इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैर कानूनी तरीके से उन्हें हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है, वह हैकर कहलाता है। इसके साथ हमारा चौथा ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन इस अगर टॉपिक को आप सही से पढ़े होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। विभिन्न सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए विभिन्न गणितीय तकनीकों का प्रयोग क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी सही है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यूपी जीके का क्वेश्चन है जिसमें पूछा उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है। तो प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत है 68.7, 68.7। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है और लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है उत्तर प्रदेश की। प्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि का क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान है और वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर, लगभग 68.7% क्षेत्र की खेती की जाती है इतने क्षेत्र पर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कि 68.7% भूमि पर खेती की जाती है। इसके बाद छठा प्रश्न है जिसमें पूछा रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे छोटा कांड है आपका किष्किंधा कांड, लेकिन इसके बारे में और एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि अवधी भाषा में रची गई रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी के द्वारा रची गई थी।
वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण को आधार मानकर रची गई। देखिए, रामचरितमानस को रचा था तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने रामायण को रचा था। अब ये यहाँ पर रामचरितमानस के बारे में पूछा है, तो जो रामचरितमानस है यह भक्त अपने आराध्य प्रभु के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 7 कांडों में विभक्त किया है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इनमें छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड सबसे बड़ा एवं किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। रामचरितमानस को हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा किष्किंधा कांड सही है। देखिए, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहला स्थान रखता है, यानी कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, यानी कि उत्तर प्रदेश आलू पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उगाता है। उसके साथ ही साथ गन्ना भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन नॉलेज एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थापित है। कई बार कई एग्जाम्स में देखा गया है कि आलू रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो लोगों को पता नहीं होता, कोई दिल्ली लगा देता है, कोई लखनऊ लगा देता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आलू रिसर्च सेंटर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? देखिए, किछौछा दरगाह शरीफ अम्बेडकर नगर में स्थित है। इसके बारे में जो मोर इन्फॉर्मेशन वो ये है कि देखिए, किछौछा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, जो अशरफ जहांगीर जी थे, इनका जन्म ईरान के सिमनान प्रांत में 1387 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेमनान प्रांत के बादशाह थे, जिनकी मृत्यु 1399 ईस्वी में हो गई और लगभग 13 साल की उम्र में सैयद मखदूम साहब पिता की जगह राजगद्दी पर बैठे। लेकिन कुछ समयांतराल के बाद इनका राजपाट से मोह भंग हो गया और राजपाट अपने भाई को सौंपकर खुद को मानवता से जोड़ लिया और एक बादशाह की शान शौकत छोड़कर फकीरी के रास्ते पर चलने वाले सैयद मखदूम साहब ने लोगों की भलाई हेतु भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अम्बेडकर जिले में स्थित टांडा तहसील के किछौछा शरीफ को अपना आध्यात्मिक केंद्र बनाया। किछौछा शरीफ में आज भी उनकी दरगाह बनी हुई है और हर साल मुहर्रम के महीने में लाखों लोग उनकी मजार पर मन्नतें लेकर आते हैं। तो ये जो आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, तो वो है अम्बेडकर नगर में। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? बड़ा हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं कि किस व्यक्ति का किस वाद्य यंत्र से या किस शैली से संबंध है, तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। तो ये जो आपकी एन राजम जी हैं, इनका संबंध है वायलिन से। लेकिन इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण और व्यक्ति हैं और वाद्य यंत्र हैं, उनका संबंध। देखिए, सितार जो वाद्य यंत्र है, सितार से संबंध है पंडित रविशंकर जी का, निखिल बनर्जी का एवं लियाकत अली खान का। इसके अलावा एक होता है सरोद। सरोद आपने सुना होगा, तो सरोद से संबंध है अमजद अली खान का, अली अकबर खान का एवं अलाउद्दीन खान का। बांसुरी से संबंध रखते हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष। तबला से संबंध रखते हैं अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, गोदई महाराज एवं किशन महाराज। इसके साथ ही आपका वायलिन में संबंध रखते हैं डॉक्टर एन राजम, विष्णु गोविंद जोग एवं संगीता राजन। संतूर से संबंधित हैं शिव कुमार शर्मा। बीणा से संबंधित हैं एस बालचंद्रन एवं बदरुद्दीन डागर। अब देखिए, ये जो एक्स्ट्रा आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो आप इतना तैयार होकर के जाओ। जैसे अब ये प्रश्न आया वाद्य यंत्रों वाला, तो आप वाद्य यंत्र वाले इस टॉपिक को इतना सही से तैयार कर लो कि किसी भी एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो आपसे छूटने ना पाए। तो यही एक रणनीति होती है किसी भी एग्जाम को सही से पास करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो ये पुराना क्वेश्चन है। उस समय 2018 में जब पेपर हुआ था, तो उस समय की जनरल नॉलेज वो करंट अफेयर्स का था, तो उस समय के हिसाब से 2019 का इसका आंसर होगा। इसके बारे में जो मोर इन्फॉर्मेशन है वो ये है, कुंभ मेला संसार का सबसे बड़ा धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन है। इस कुंभ मेले का आयोजन भारत में 4 स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एवं उज्जैन में किया जाता है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती नदी के मिलन संगम पर आयोजित किया जाता है।
प्रयागराज में वर्ष 2019 में 15 जनवरी से 4 मार्च तक अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। तो यहाँ आपका आंसर है 2019। इसके बाद निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत को गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर सोहर गाया जाता है। अगर आप गांव से संबंध रखते हैं तो आपको पता होगा कि सोहर बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। लठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बरसाना। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। बरसाने में लठमार होली होती है। कभी आप होली के समय बरसाने में जाइए तो आपको ये देखने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही मिट्टी के बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? यानी कि मिट्टी के बारात जो एक ये कविता है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके शिव मंगल सिंह सुमन। देखिए मैं कुछ और महत्वपूर्ण आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। अश्वघोष के लेखक हैं बुद्ध चरित्र। बाणभट्ट के लेखक हैं बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट। सूर सागर और साहित्य लहरी के हैं सूरदास। मृक्षकटिकम के शूद्रक हैं। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। गोदान गवन रंगभूमि एवं कर्मभूमि प्रेमचंद्र ने लिखी है। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। उर्वशी और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और यामा महादेवी वर्मा और अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो यहाँ पर ये मिट्टी की बारात आपके शिव मंगल सिंह सुमन की है। इसके बाद आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये है आपका आगरा में। इसके साथ ही और भी महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी में है। और ये आपका सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक थी? यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है और आप इसको तो बहुत सही तरीके से पढ़ के जाइए। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हैं, लेखपाल दे रहे हैं, यूपी में आरओ दे रहे हैं, तो यूपी स्पेशल आपका सही से तैयार होना चाहिए। तो ये है आपका इलाहाबाद। और सही से जानिए, देखिए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद तो सबसे जनसंख्या वाला जिला है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। और उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है गाजियाबाद। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है ललितपुर। तो यहाँ आपका इलाहाबाद सबसे अधिक वाला है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ऑप्शन 16 इतिहास का प्रश्न है, जिसमें पूछा गया चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था पल्ली छांदनम। चोल अभिलेखों के अनुसार जो चोल काल में भूमि दान दी जाती थी वो तो पल्ली छांदनम कहा जाता था। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ नाम है, जैसे वेलान गवई, ये आपका है वेलान गवाई। ये गैर ब्राह्मणों को किसान स्वामी की भूमि, मतलब जो ब्राह्मण नहीं थे उनको भूमि दान दी जाती थी, उसको वेलान वगाई कहा जाता था। इसके अलावा है आपका ब्रह्मोदया। ब्रह्मोदया ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, यानी कि जो ब्राह्मण थे उनको उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मोदया कहा जाता था। इसके अलावा है आपका साला भोगा। तो साला भोगा किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे साला भोगा कहते थे। एवं देवदान किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहते थे। और यहाँ हमारा उत्तर है आपका क्वेश्चन ये ऑप्शन सी पल्ली छांदनम। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? इतिहास का प्रश्न है मॉडर्न इंडिया का, तो वो था आपका गयासुद्दीन तुगलक। देखिए इसके बारे में और जानिए। तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। इसका संबंध कैरोना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया। इसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना भी कराई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा तुगलक वंश की नींव किसने रखी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं। आसान है। हुमायूं के बारे में और इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर।
भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां प्रदेश का सूबेदार था। वर्ष 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेर खां के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया और शेर खां जीत गया। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। इसके बाद बिलग्राम यानी कि कन्नौज के युद्ध में 1540 में हुमायूं एक बार फिर शेर खां से पराजित हुआ और 1555 ईस्वी में हुमायूं सिंध चला गया और 15 वर्षों तक वहां पर निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। वर्ष 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु उसके दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। तो यहाँ पर आपका कौन सा शासक है जिसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी? वो है आपका हुमायूं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाई थी? तो वो था आपका शाहजहां। इसके बाद यह बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्रों में से है। हाँ, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो भैया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा यह है 21वां प्रश्न जिसमें पूछा महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो ये था 1924 में बेलग्राम का सत्र, जिसकी पहली और आखिरी बार महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। अब इसके बारे में और अधिक जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की थी। भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समय पर अधिवेशन आयोजित किए गए थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन वर्ष 1885 में बंबई में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक के कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पहली बार और अंतिम बार अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सामुदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो वो थे जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन डी आपका सही है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो ये है आपका इलाहाबाद। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, तो इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक ही गोली बची थी और उन्होंने प्रण लिया था कि मैं अंग्रेजों के हाथ से नहीं मरूंगा। तो उस अकेली जो एक गोली बची थी उसको खुद में मारकर उन्होंने आत्म बलिदान कर दिया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर पार्क रखा गया है। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? तो वो है आपकी नर्मदा नदी। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कुछ और महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, सिंपलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा, मुदमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, घाना पक्षी विहार राजस्थान, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। यहाँ आपका सही उत्तर होगा कर्नाटक, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। महत्वपूर्ण है, आप इनको तैयार करके जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसमें। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य
केरल है। डेब्यू नदी का उद्गम किस देश में होता है, मतलब किस देश में है, तो वो है आपका जर्मनी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है आपका एशिया महाद्वीप, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है और दुनिया की सबसे अधिक आबादी भी एशिया महाद्वीप पर रहती है, जिसमें एशिया महाद्वीप में एक देश है भारत देश, जो कि दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पहले चीन था, लेकिन आज हम चीन से ज़्यादा जनसंख्या वाले देश बन चुके हैं। दुनिया में हम यानी कि भारत देश हमारा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो भैया ये चमेरा बांध बनाया गया है आपकी रावी नदी पर। यहाँ रावी होगा, ये रवि कर दिया है, रावी नदी पर है। ये गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये गैलरेस कोलंबिया में है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। गैलरेस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है। यह ज्वालामुखी इक्वाडोर देश के साथ लगने वाली कोलंबिया देश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है और गैलरेस ज्वालामुखी को कोलंबिया देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वाडोर का माउंट कटप्सी ज्वालामुखी में है। अगला क्वेश्चन है, थोरेसर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है, 90% है। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। अब 15वीं राष्ट्रपति हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उससे पहले हमारे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी और श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी और पहली महिला राष्ट्रपति थी। अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू, वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है, तो ये है आपका हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। अनुच्छेद 243 आई यह उपबंधित करता है कि राज्य का राज्यपाल संविधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर और उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्षों के भीतर और उसके पश्चात वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है और इसी के साथ ही 213 अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल की शक्ति 213 में है और राष्ट्रपति की 123 में। ये राष्ट्रपति संसद के लिए संसद का हिस्सा भाग होता है, राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति से बनकर संसद बनता है। और ऐसे ही यहाँ पर विधानसभा, विधानमंडल और राज्यपाल से मिलकर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा से मिलकर विधानमंडल बनता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। विधान सत्र का सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये आपका किया गया था नोएडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 29 जुलाई 2018 को नोएडा में किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, 2018 के एटी कीर्ति FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो वो था आपका 11वां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RBI के पुनर्पूंजीकरण की योजना को विस्तार को मंजूरी दे दी है, तो ये आपका 2020 इसमें आंसर होगा। योजनाओं को 2020 तक विस्तार को मंजूरी दी है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस संपूर्ण विश्व में 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस का उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा एवं बाघ संरक्षण के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करना। वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया और 2022 तक बाघों की संख्या में 2 गुनी बढ़ोतरी करने का उस समय लक्ष्य रखा गया था। 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित
किया गया था? तो भैया ये आपका किया गया था नई दिल्ली में। निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना को प्रारंभ किया? भैया गुजरात की सरकार ने किया है ये। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुजरात सरकार ने जून 2018 में सूर्य शक्ति किसान योजना को शुरू किया गया था। बेसिकली ये है कि सरकार कह रही है किसानों से कि तुम सोलर पैनल लगाओ अपने खेतों पे और उस सोलर पैनल से अपना ज़रूरतों को पूरी करो, और अगर अधिक बिजली बनती है तो आप उसे हमें बेचिए। सरकार उस किसानों की बिजली को खरीदेगी और उनको पैसा देगी, और इस सोलर पैनल को लगाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। 2018 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन हो गया। करंट अफेयर्स के कई सारे क्वेश्चन है इसमें, आप तैयार करके जाइए करंट अफेयर्स को। हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना के कितने सामाजिक मानकों पर आधारित? भैया 7 सितारा है तो 7 पर आधारित होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भैया उसका नाम है COP कनेक्ट। तो यहाँ आपका COP कनेक्ट होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है? तो ये आपका भैया क्वीन अनानास। राष्ट्रपति हमारे जो रामनाथ कोविंद जी थे उस समय के, वो त्रिपुरा में गए थे, तभी वो यहाँ पर रानी किस्म के अनानास क्वीन अनानास को त्रिपुरा का राज्य फल घोषित करके आए हैं। नाबार्ड, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करिए। इससे हो सकता है आगे आने वाले समय में क्वेश्चन भी आए, और अक्सर इससे एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इसने पूछा नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी आपका सही है। थोड़ा और इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। भारत में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प एवं अन्य ग्रामीण शिल्पों के उन्नयन एवं विकास के लिए ऋण प्रवाह सुविधाजनक बनाने के अधिदेश के साथ नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को एक शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। मतलब 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर का बाजार है? तो भैया दुनिया में कृषि प्रधान देश है भारत, तो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर भी भारत में बिकते हैं। और अक्सर आप देखते रहते होंगे, कहीं पे भी रहो ट्रैक्टर तो आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। तो भारत सबसे बड़ा ट्रैक्टरों का बाजार है यहाँ, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बिकते हैं। और भारत की एक कंपनी है महिंद्रा, जिसके ट्रैक्टर भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में बिकते हैं। बाकी महिंद्रा के अलावा जितनी भी कंपनी दिखती हैं, मैसी, फार्म ट्रक, जॉन डियर, पावर ट्रक, कोवोल्टा, यानी क्या क्या अब तो कंपनी आ गई हैं, वो सब विदेशी कंपनियां। महिंद्रा सिर्फ एक भारत की कंपनी है। 49वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है 27-29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो भैया आपका किया गया था बम्बई में। क्वेश्चन 50 है, इसमें पूछा 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश था? भैया दूध का उत्पादक देश था भारत 2017-18 के दौरान। और एक इसके साथ जो दूध के उत्पादन की क्रांति है उसको कहते हैं श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुनियन। देखिए बेसिकली जो मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इनका पर्पज़ ये है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वीडियो का, तो वीडियो के जो प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए उनको एक बार सही से पढ़िए, देखिए, समझिए। आपने नोटिस करी हो कि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हैं, यूपी स्पेशल के भी हैं, ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, सारे क्वेश्चन हैं। तो इनको एक बार सही से पढ़िए, समझिए किस टॉपिक से पूछ रहा है। जिस टॉपिक से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया तो उस टॉपिक को पूरा तैयार करके जब जाइए। तो यही नहीं, वीडियो का नहीं, इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं आपको उनमें ऑब्वियसली फ़ायदा करेगा। और यही एक सबसे सही तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का, कि उसका प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन आया उसको सही से लगा करके रगड़ करके जाइए। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, सिलेबस अपना कंप्लीट करिए, और फिर देखिए अच्छे परिणाम आएंगे आपके। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।